कोरोना से जारी जंग के बीच छात्रों की पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही है। कोरोना से बच्चों को बचाने के लिए स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के जरिए सिलेबस पूरा करा पाना मुश्किल है। ऐसे में सीबीएसई के बाद यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 9वीं और 12वीं तक का सिलेबस 30% कम करने का फैसला लिया है। शासन ने बोर्ड के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अब बचा हुआ 70% सिलेबस 3 पार्ट में पढ़ाया जाएगा। इसके पहले पार्ट में वो सिलेबस होगा जिसे कक्षावार, विषयवार और अध्यायवार वीडियो बनाकर ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। इस पूरे सिलेबस को टीवी चैनल पर भी प्रसारित किया जाएगा। दूसरे पार्ट में वो सिलेबस दिया जाएगा जिसे छात्र छात्राएं खुद पढ़ सके। इसके बाद तीसरा पार्ट प्रोजेक्ट आधारित होगा। इसके लिए तैयार एकेडमी कैलेंडर जल्द जारी होगा। आपको बता दें, पिछले हफ्ते सीबीएसई के सिलेबस को 30% तक घटाने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद सीबीएसई ने नए सेशन 2020 से 2021 का नया करिकुलम छात्रों के लिए जारी कर दिया है। सिलेबस में ये बदलाव सिर्फ 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए किया गया है। राजस्थान में सियासी ड्रामा लगातार जारी है। ये लड़ाई अब कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई है। आज हाईकोर्ट में सचिन पायलट और अन्य 18 बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई होनी है। गुरुवार को ये सुनवाई टल गई थी। पायलट सहित विधायकों ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जारी अयोग्यता के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आज दोपहर 1 बजे फिर इस मामले पर सुनवाई होनी है। वहीं कांग्रेस ने अब भी पायलट के लौटने का दरवाजा खुला रखा है। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस में बने रहने के लिए भी शर्तों पर बातचीत की है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गुरुवार को दोपहर में याचिका पर सुनवाई हुई थी, लेकिन बागी खेमे के वकील हरीश साल्वे ने नई याचिका दाखिल करने का समय मांगा। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी कि 19 विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है। वहीं बागी विधायकों का कहना है कि व्हिप तभी लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो। इसके बाद उन्हें अयोग्य ठहराने का नोटिस जारी कर दिया। अब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई आज होगी। तब तक स्पीकर सभी बागी विधायकों पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। सचिन पायलट की तरफ से मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे पक्ष रख रहे हैं, जबकि राजस्थान विधानसभा स्पीकर की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी मैदान में है। दूसरी तरफ सूत्रों की माने तो बागी खेमे और कांग्रेस के बीच मान मनव्वल का खेल अब भी जारी है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि पायलट बीजेपी के प्रभाव से बाहर आएं और बिना किसी शर्त के वापसी करें। आपको बता दें कि सोमवार को कांग्रेस ने सचिन पायलट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री के साथ अन्य पार्टी के पदों से हटा दिया था। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया था कि पायलट बीजेपी के साथ है। हालांकि पायलट ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में जाने वाले नहीं हैं। ऐसे में राजस्थान की सियासत में पेंच फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पता चला था कि पायलट को मनाने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कई बार फोन किए थे। राहुल की नजर में पायलट उनके प्रतिभावान युवा नेताओं की टीम के एक प्रमुख चेहरा हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरजेवाला ने सीएम गहलोत को बंद कमरे में हिदायत दी कि वो सचिन पायलट के खिलाफ कोई सार्वजनिक बयान ना दे, क्योंकि पार्टी उन्हें अब भी वापस लाने की फिराक में है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक बार फिर मीडिया से मुखातिब होंगे। जिस होटल में कांग्रेस के सभी विधायक ठहरे हुए हैं, वहीं से गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इससे पहले अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर गंभीर आरोप लगाए थे और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि गहलोत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। हर साल 17 जुलाई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य कारण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय की उभरती हुई प्रणाली को पहचानना। क्या आपको पता है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को रोम संविधि के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही सभी देशों को रोम के इस कानून को अपनाने का अधिकार भी है।
अभी तक 120 देश रोम में एक कानून को अपना चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस लोगों को न्याय के समर्थन के लिए जागरूक और एकजुट करने के लिए मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पीड़ितों को उनके अधिकारों के लिए बढ़ावा देना है, साथ ही गंभीर मुद्दों पर ध्यान देने के लिए दुनिया भर के लोगों को एकजुट करने और आकर्षित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। ये लोगों को कई गंभीर अपराधों से बचाने के लिए चेतावनी देता है। साथ ही जो लोग दुनिया में शांति और सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, उनके लिए ये एक बड़ी चेतावनी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण न्यायिक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हॉलैंड के शहर हेग में हुई थी। इसके बाद 1946 में इसने अपना काम शुरू कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनुसार इसका काम कानूनी विवादों का निपटारा करना है, साथ ही संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा उठाए कानूनी प्रश्नों पर राय देना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। भारत सरकार ने भी कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। भारत का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का मुख्य कारण पाकिस्तान द्वारा काउंसिल सेवा मुहैया कराने से इनकार करना था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान सरकार ने कुलभूषण जाधव से जुड़े कानूनी दस्तावेज की कॉपी देने से इनकार कर दिया था। साथ ही पाकिस्तान का कुलभूषण जाधव के परिवार को वीजा देने से इनकार कर दिया था। इसलिए भारत सरकार को कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने कहा कि भारत के पास इतनी क्षमता है कि वो पूरी दुनिया के लिए कोविड-19 की वैक्सीन बनाकर उसे सप्लाई कर सके। भारतीय दवा उद्योग सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन बनाने की क्षमता रखता है। बिल गेट्स ने कहा कि भारतीय दवा उद्योग भारत में कोरोना मरीजों की दवा दे ही सकता है, साथ ही वो पूरी दुनिया के मरीजों के लिए भी कोरोना वायरस की वैक्सीन की सप्लाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर काफी महत्वपूर्ण काम हुए हैं। सिर्फ वैक्सीन बनाने को लेकर नहीं बल्कि कोरोना से जुड़े रिसर्च में भी भारतीय वैज्ञानिक और दवा कंपनियों ने दुनिया की काफी मदद की है। बिल गेट्स डिस्कवरी प्लस चैनल की डॉक्यूमेंट्री कोविड-19 इंडियाज वॉर अगेंस्ट द वायरस में भारत के समर्थन में बोलते नजर आए। हालांकि बिल गेट्स ने ये भी कहा कि भारत में ज्यादा आबादी और शहरों में जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होने की वजह से कोरोना वायरस को खत्म करने में दिक्कत आ रही है। बिल गेट्स ने कहा कि भारतीय दवा उद्योग आम दिनों में भी दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा वैक्सीन विकसित करती है, उन्हें बनाती है और दुनिया भर में सप्लाई करती है। सीरम इंस्टीट्यूट वहाँ की सबसे बड़ी दवा कंपनी है। सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा बायोई, भारत बायोटेक जैसी कई दवा कंपनियां हैं जो कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए काम कर रही हैं। सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, ये दवा कंपनियां हर तरह की बीमारियों के इलाज खोजने का काम करती रहती हैं। बिल गेट्स ने बताया कि भारत CEPI नाम के समूह में शामिल हुआ है ताकि दुनिया भर की दवा कंपनियों के साथ मिलकर कोरोना वायरस की वैक्सीन पर रिसर्च, डेवलपमेंट, उत्पादन और सप्लाई कर सके। भारतीय दवा कंपनियों के पास इतनी क्षमता है कि वो कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की दर को कम कर सकती है। बिल गेट्स ने कहा कि उनका फाउंडेशन भारत की सरकार, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के ऑफिस से लगातार संपर्क में है। भारत में कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर बिल गेट्स ने कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण भारत में अभी काफी शुरुआती स्तर पर ही है, लेकिन इस स्तर पर ही भारत ने कई जरूरी काम कर लिए हैं। भारत जैसे बड़े देश में इतनी बड़ी आबादी को ऐसे वायरस से बचाना बेहद कठिन काम है। इस देश के लोग बेहद सक्रिय हैं जो इधर उधर भागते रहते हैं, इसलिए कोरोना पर रोक लगा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। देश में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली के एम्स अस्पताल के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कोविड-19 केस भारत में क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की विशाल जनसंख्या के कारण यहाँ कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं।
लेकिन यहाँ ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है और मृत्यु दर भी बहुत कम है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। तो केसेस थोड़े बढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमारा रिकवरी रेट भी अच्छा है और हमारी मोर्टेलिटी भी बहुत कम है, इसलिए ओवर ज़्यादा है। लेकिन इस केसेस जो बढ़ रहे हैं, इसका यही मतलब है कि हमें और विजिलेंट रहना है, सतर्क रहना है। स्पेशली अगर हम मास्क की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, उसको बहुत एग्रेसिवली फॉलो करने की ज़रूरत है। वैक्सीन पे रिसर्च हो रही है। इंडिया में भी 4-5 कंपनीज जो हैं काफ़ी एग्रेसिव काम कर रही हैं रिसर्च पे। ट्रायल्स भी शुरू हो गई हैं, लेकिन ट्रायल्स सेफ्टी के लिए की जाएंगी, फिर एफिकेसी के लिए की जाएंगी, फिर लार्ज पॉपुलेशन को स्टडी किया जाएगा, फिर मास प्रोडक्शन होगी वैक्सीन की, जिससे सब लोगों को मिल पाए। इस सारे प्रोसेस में 6 से 9 महीने लग सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस साल के एंड तक या बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर तक जो है वैक्सीन आ जाएगी। आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो भारत में अब तक 9,68,876 लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, तो वहीं कोरोना की वजह से अब तक 24,915 लोगों की जान जा चुकी है।